नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, जहां मैं पवन सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा और केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एसएससी जीडी जिसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, हम लोग हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक हो, उनको लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हम आज की अपनी इस चर्चा को प्रारंभ करें उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी यथास्थान पर अपना कागज और कलम या कॉपी पेन लेकर के एक जगह पर व्यवस्थित हो जाए, ताकि हम जिन प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं या जिन प्रश्नों को आपको बता रहे हैं, उन प्रश्नों को आप उसी रूप में नोट करते चलें, जिससे कि जब आगामी कभी आप प्रश्न का रिवीजन करना चाहें या क्वेश्चंस को देखना चाहें, बैठ करके पुनः पढ़ना चाहें, तो आपको किसी भी प्रकार की दुविधा का सामना ना करना पड़े। तो आइए अपनी आज की चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो हमारी आज की चर्चा का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः है। विकल्प कह रहा है एक कर्म और करण, बी करण संप्रदान, सी कर्ता कर्म और डी संबंध और कर्ता। तो अगर आप इस प्रश्न को देखें तो बेटा कारक की पहचान होती है उसकी विभक्ति से, और अगर विभक्ति की बात करें तो यहां पर देखो बेटा विभक्ति के रूप में एक है ने और एक है को, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि ने विभक्ति जो होती है वो किसकी होती है? ने विभक्ति जो होती है वो कर्ता कारक की होती है, और को विभक्ति जो होती है वो सामान्य अर्थ में बेटा कर्म कारक के लिए प्रयोग होती है, कर्म कारक के लिए प्रयोग होती है। तो अगर यहाँ पर देखें तो कर्ता और कर्म आपके विकल्प कहाँ मिल रहे हैं? तो वो विकल्प सी में मिल रहे हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, कुछ विशेष अर्थ में को विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक के रूप में भी होता है। किसके रूप में होता है? संप्रदान कारक के रूप में भी होता है, ठीक है। और वो विशेष अर्थ जो होते हैं, वो विशेष अर्थ में हम जब बात करते हैं तो वो बेटा होता है दान, उपहार, भेंट, भिक्षा। अगर वाक्य में इसका अर्थ मिले, अगर वाक्य में इसका अर्थ मिले तो वहां पर को चिन्ह का प्रयोग जिस पद के साथ होता है उस पद में कर्म कारक ना होकर के बेटा कौन सा कारक हो जाता है? संप्रदान कारक होता है। और अगर उसके अलावा सामान्य अर्थ की बात करें तो बेटा वहां पर कर्म कारक ही होता है। ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु था, इसको आप लोग मेंशन कर लीजिए। अगला प्रश्न, जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गण होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा आपके सिलेबस से हट करके है। ये प्रश्न जो है आपका चैप्टर जो है छंद हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर से संबंधित है, और छंद में हम लोगों ने जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो सिलेबस में हमारे मात्रिक छंद हैं, परंतु छंद के अंग में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो छंद के अंगों में हम लोग गण की भी चर्चा करते हैं। हालांकि इसका प्रयोग जो होता है वो वार्णिक छंदों में होता है। किसमें होता है? वार्णिक छंदों में होता है, ठीक है। तो उस अंगों के आधार पे इसको हम सिलेबस का क्वेश्चन मान करके डिस्कस करते हैं। अब साथियों देखिए, आपसे पूछा है कौन सा गण होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि गणों की संख्या होती कितनी है। तो हमने आपको बता रखा है कि बेटा गणों की संख्या जो होती है वो 8 होती है, और इसे एक सूत्र के माध्यम से हम लोग याद करते हैं, और वो सूत्र होता है बेटा क्या? यमाता राज भान सलगा, ठीक है। ये सूत्र होता है बेटा, ये पूरा सूत्र होता है गणों की संख्या को याद करने का। अगर हम देखें तो गण कौन कौन से होंगे, तो बेटा इसके गण होते हैं यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। देखिए 3 दूना 6 और 2 8, ये 8 गण होते हैं, ठीक है। और बेटा इन गणों का जो
परिभाषा है या इनको जो हम लोग वर्गीकृत करते हैं तो वो 3-3 के समूह में करते हैं। ठीक है, 3-3 का समूह लिया जाता है और उनमें मात्राओं की गणना के आधार पर हम बताते हैं कि दिए गए पद में कौन सा गण होगा, कौन सा गण होगा। तो अब मात्राएं जो आएंगी वो किस रूप में आएंगी, तो बेटा वो ये सूत्र आपको परिभाषित करता है। मैंने बताया कितने कितने का समूह बनता है, तो 3-3 का समूह बनता है। अब अगर हम बेटा किसकी एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। अगर हम यगण की बात करें और यगण में कैसे पद आएंगे, तो सबसे पहली बात तो है कि 3 वर्णों का समूह बनेगा। और 3 वर्णों का समूह कैसा होगा, तो बेटा यहां से देखिए, यहां से हम या के साथ आगे के 2 वर्णों को ले लेते हैं और इसका हम समूह बना देते हैं। अब अगर देखो तो बेटा यहां पर देखो 3 वर्णों का समूह क्या मिला, यहां पे यमाता मिला। अब यमाता का मतलब क्या हुआ, यमाता का मतलब हुआ बेटा इसकी मात्राएं देखिए, इसकी अगर आप मात्राएं देखेंगे तो मात्राएं बेटा कैसे मिलेंगी। यहां पर देखिए यहां में मात्रा क्या, मात्राएं हमने हमेशा बताया मात्राएं किसकी होती है, मात्राएं बेटा हमने हमेशा बताया स्वर ध्वनियों की मात्राएं होती है। किसकी होती है, स्वर ध्वनियों की मात्राएं होती है। तो अगर स्वर ध्वनि देखो तो बेटा यहां इसकी मात्रा 1 हुई, इसकी मात्रा 2 हुई, इसकी मात्रा 2 हुई। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा ऐसा कोई भी शब्द, अब देखो ऐसा कोई भी शब्द, ये हुआ इसका आदि यानी प्रारंभ, ये हुआ इसका अंत और ये हुआ इसका मध्य। देखो यहां पे यही दिया है, यहां पे एक शब्द दिया हुआ है आदि, दूसरा दिया है मध्य और तीसरा दिया है अंत। पक्की बात है बेटा। तो अगर कोई भी शब्द 3 वर्णों का कोई शब्द जिसमें मात्राओं का क्रम इस प्रकार का हो, किस प्रकार का हो, 1 2 2 का, 1 2 2 का, तो इस प्रकार का हमारे शब्द में कौन सा गण हो जाएगा, यगण हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हम बोलते हैं जमाना, जैसे हम बोलते हैं कमाना, जैसे हम बोलते हैं लड़ाका, ये सारे शब्द देख लो बेटा, ये सारे शब्द में मात्राएं क्या हैं, मात्राओं का क्रम देखिए 1 2 2 1 2 2। तो ये सारे शब्द जो होंगे वो किसको निरूपित करेंगे, ये सारे शब्द किसको निरूपित करेंगे, यगण को निरूपित, किसको निरूपित करेंगे, यगण को निरूपित। अब हम अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको क्वेश्चन पहचानना थोड़ा सा आसान होगा। अब जरा देखो बेटा, यहां पर पूछ रहा है आदि क्या हो। अब मैं जरा इसको यहां से देखता हूं, ये किस प्रकार का शब्द होना चाहिए, तो कह रहा है जिसका आदि लघु हो, मध्य गुरु हो और अंत भी लघु हो। यानी मात्राएं किस क्रम में हो, मात्राएं जो हो लघु गुरु और लघु के क्रम में हो। अगर आपको यहां पर इस प्रकार का शब्द देखना तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो बेटा यहां पे जो विकल्प दिया बस उन्हीं विकल्पों की चर्चा हम कर लेते हैं। पहला भगण, भगण देखो यहां पर देखो, तो भगण अगर लोगे तो यहां से ये 3 शब्द लोगे और बेटा इसको बस ऐसे देख लो कि भा में क्या आ रहा है, भा में ये क्या आ रहा है, ये गुरु आ गया और तुमसे पहला शब्द क्या दे रहा है, लघु दे रहा है। तो यानी ये आंसर तो नहीं होगा। देखो कितने आसानी से समझ पा रहे हो। अब मैं इन सबको यहां से हटा रहा हूं और आप देखते जाओ बस, ठीक है। मेरे ख्याल से सीख तो आप गए होंगे। अब देखो यहां पर ये भगण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पहला शब्द जो होना चाहिए वो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है लघु हो, लेकिन भगण में पहला शब्द क्या मिल गया, दीर्घ मिल गया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अच्छा जगण की बात करें तो देखते हैं जगण में क्या हो सकता है। तो यहां से देखो बेटा, यहां से अब अगर हम जरा इसको देखें, थोड़ा सा हम इसका कलर बदल देते हैं और जरा यहां से देखें तो अगर जगण देखो तो जा से और आगे 3 का समूह ले लो। तो बेटा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखो यहां पर दिख रहा होगा ज भा न, और अगर बात करो तो इसकी मात्राएं क्या है, 1 2 1। तो यही तो हमसे पूछा, देखो 1 2 1, हमारा आंसर बेटा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही आंसर होगा। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए हम आगे के विकल्पों पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब इस प्रकार देखिए बेटा, अगर इसी प्रकार से हम चर्चा करें, अब देखिए तगड़ की बात करें तो फिर से देखो, तगड़ की बात करोगे तो 3 का समूह लोगे तो ताराज। फिर से देख लो, पहला स्वर हमें, पहला मात्रा कैसी चाहिए, लघु चाहिए, लेकिन यहां क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो बेटा ये भी आंसर देखो नहीं हुआ, हट गया ना। और इसी प्रकार से अगर यगण की बात करें तो मेरे बच्चा देखो, यगण की अगर चर्चा करते हैं तो यगण देख लो, यहां पर पहला ही अभी हमने बताया था तुम्हें, यगण की क्या बन रही है, 3 वर्णों का समूह। तो पहला तो मिल गया, दूसरा भी मिल गया, लेकिन आखिरी क्या आई, आखिरी क्या हो गई, वो लघु ना होकर के दीर्घ हो गई। तो हमारा आंसर भी बहुत अच्छा प्रश्न था इस पूरी मतलब कॉन्सेप्ट से संबंधित छंद का। इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया प्रकार का प्रश्न, इसको आप सूत्र, बेटा ये सूत्र लिख लो फिर से।
से। मैं आपको कह रहा हूं कि इस सूत्र को आप लोग याद कर लेना। सूत्र क्या होता है? यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। अब कुछ लोग को सोच रहे हो कि सर जी यहां पर ये क्यों लगा दिया? तो बेटा देखो 3-3 का समूह बनाना है ना, 3-3 का अगर समूह बनाना है तो अगर हम ये नहीं जोड़ेंगे तो नगर और सगण, अगर नगर और सगण का हमें समूह बनाना होगा तो हमें ये कहां से मिलेगा? तो हम इसको आखिरी में जोड़ते हैं। यानी ये जैसे हम बात करें नगर, तो नगर कैसा बनेगा? तो नगर देखो बेटा बनेगा कैसा? लघु लघु लघु, न स ल, लघु लघु लघु। और अगर सगण की बात करें ये हो गया नगण, और अगर सगण की बात करें तो सगण कैसा बनेगा? लघु लघु दीर्घ, लघु लघु दीर्घ। इस प्रकार से शब्द हमारे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपने क्या करना है? शुद्ध वाक्य को चुनना है। शुद्ध वाक्य चुनना है। पहला कह रहा है वह कितना सुंदर दृश्य है। ऑप्शन बी वह कितना सुंदर दृश्य है। ऑप्शन सी वह कितना सुंदर दृश्य है। और ऑप्शन डी वह कितना सुंदर। सारे वाक्य देखो एक ही तरीके के लिखे हुए हैं। अब देखो जरा क्या है, तो ये देखो पहले ये वह शब्द जो है, पहले ये देख लो, ये वह शब्द जो है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये विस्मयादिबोधक शब्द की व्याख्या करता है। विस्मयादिबोधक का पद है, विस्मयादिबोधक का पद है। और हम सभी जानते हैं कि जो विस्मयादिबोधक के पद होते हैं उनके साथ बेटा विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार से होता है। तो पहली बात तो देख लो यहां पर दो में विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं है, तो ये आपके आंसर नहीं होंगे, सीधे सीधे हट गए। अब इसमें देखो बेटा वह कितना सुंदर दृश्य है और वह कितना सुंदर दृश्य है, थोड़ी सी सावधानी दिखानी पड़ेगी आपको। और वो सावधानी क्या है? वो देखो बेटा यहां पर है, यहां पर ये है, यहां पर ये जो है वो यहां पर है लिखा है और ये है लिखा है, यानी एक बहुवचन के रूप में है, एक वचन के रूप में है। तो यहां पर ये बहुवचन वाला आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह कितना सुंदर दृश्य है। कभी बोलते क्या वाह कितना सुंदर दृश्य है, ऐसे कभी बोलते? कभी नहीं बोलते। हम लोग बोलते वाह कितना सुंदर, वाह वाह क्या बात है। कभी बोलते वाह वाह क्या बात है नहीं बेटा, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है महोत्सव का संधि विच्छेद है। बहुत चर्चित, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ और हमारी शीट में भी करवाया गया प्रश्न। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए महोधन उत्सव, बी महाधन उत्सव, सी महिधन उत्सव और डी मधन उत्सव। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, महाधन उत्सव। कई बार इसकी व्याख्या हम लोग कर भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह के लिए समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? विकल्प ए सत्य का आग्रह, विकल्प बी सत्य के लिए आग्रह, विकल्प सी सत्य के आग्रह, विकल्प बी सत्य में आग्रह। दो विकल्प तो हटी गए, सत्य के आग्रह नहीं होता, सत्य में आग्रह नहीं होता। आपके पास दो विकल्प बचे, सत्य का आग्रह या सत्य के लिए आग्रह। बेटा इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, सत्य के लिए आग्रह। याद रखिएगा। और आपके सामने एक हम यहाँ पे प्रश्न दे रहे हैं, कमेंट में इसका आंसर आप लोग देंगे कि बेटा यहाँ पर कौन सा समास है, कौन सा समास है, कौन सा समास है। ठीक है, कौन सा समास है, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 7वां, कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल कोमल कर में सप्रीत। पंक्ति नहीं है बेटा, इसको पंक्ति कर लिया जाए। इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? किसका लोप हुआ है? ऑप्शन ए वाचक शब्द, बी उपमेय, सी उपमान, सी साधारण धर्म। तो बेटा यहाँ पर देखिए अलंकार का कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कमल और कोमल इन दोनों के बीच में बेटा क्या आ गया है? इन दोनों के बीच में क्या आ गया है? योजक चिन्ह आ गया है। क्या आ गया है? योजक चिन्ह आ गया है। और बेटा इसको देखते ही आपके दिमाग में तुरंत उत्तर जो है वो तुरंत एकदम चमकना चाहिए, तुरंत चमकाइए उत्तर, तुरंत कौन जाना चाहिए कि योजक चिन्ह अगर आता है तो योजक चिन्ह किसकी जगह आता है? तो बेटा योजक चिन्ह वाचक शब्द की जगह प्रयोग होता है। वाचक शब्द का लोप होकर के, वाचक शब्द का लोप होकर के जब किसी उपमेय और उपमान के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं तो ऐसा अलंकार बेटा किसके नाम से जाना जाता है? बच्चों उस अलंकार को हम लोग रूपक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रूपक के नाम से जानते हैं। तो बेटा यहाँ पर योजक चिन्ह आना यानी किसका लोप होना? वाचक शब्द का लोप होना। आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में कौन सा है? ऑप्शन ए अपनी आलोचना स्वयं करना, ऑप्शन बी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन सी अपनी नहीं बी है अपनी प्रशंसा स्वयं ना करना। अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऑप्शन सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना और ऑप्शन डी अपनी प्रशंसा कराना। तो यहाँ पर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का आंसर होगा जो बेटा अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन सी। ठीक है, स्वयं अपनी ही तारीफ करने को हम लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के अर्थ में लेते हैं। परिक्रमा में उपसर्ग है, ऑप्शन ए आ, बी पा, सी पर, डी परि। तो इस शब्द को तोड़ोगे बेटा तो ये परिधन क्रमा बनेगा, परिधन क्रमा बनेगा। क्रम धन
आ, इस रूप में टूटेगा, परिधन क्रम धन आ, और यहाँ पर ये परि जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये उपसर्ग हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? ऑप्शन ए सौभाग्य, बी सुंदरता, सी काव्य और डी चंद्र। तो बेटा बहुत अच्छा मैंने इसका बताया था तरीका। मैंने कहा था कि इसको किसी ना किसी विशेषण अथवा क्रिया अथवा सर्वनाम पद के साथ प्रयोग करके देख लीजिए। जो भी सर्वनाम क्रिया और विशेषण का लिंग या वचन होगा बेटा वही दिए गए पद का भी लिंग और वचन होगा। अब अगर बात करें तो बेटा देखो कैसे, तो स्त्रीलिंग का पद पूछा है, इसका आंसर हो गया सुंदरता। अब अगर सुंदरता का पद है कैसे पता लगाया? आप कहोगे सर आपने इसको कैसे निकाला? तो हमने जो पॉइंट बोला देखिए उसको हम यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। हमने बोल दिया, हमने इस शब्द का प्रयोग कर दिया एक सर्वनाम के साथ कि उसकी सुंदरता, उसकी सुंदरता। अब उसकी सुंदरता को यहाँ पर देखो तो बेटा यहाँ पर देख पा रहे हो तुम, यहाँ पर देख पा रहे हो कि सुंदरता के लिए जो सर्वनाम आया है वो उसकी आया है, और उसकी कैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पर संबंधवाचक की विभक्ति क्या दी है? की विभक्ति दी है। क्या दी है? की विभक्ति दी है। और आज जानते हो की विभक्ति किसका निरूपण करती है? स्त्रीलिंग का कराती है। स्त्रीलिंग का कराती है हमें बोध। तो यहाँ पर ये उसकी पद किसका हो गया? उसकी पद जो हो गया वो स्त्रीलिंग का पद हो गया। और अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जो सर्वनाम का जो विशेषण का जो क्रिया का जो सर्वनाम का जो विशेषण का जो क्रिया का लिंग और वचन होता है वही दिए गए पद का भी या उसके साथ प्रयोग होने वाले पद का भी लिंग और वचन हो जाता है। तो बेटा सुंदरता का भी लिंग और वचन क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग का पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग का पद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। शुद्ध युग्म है। शुद्ध युग्म की पहचान करनी है आपसे कि यहाँ कौन सा विलोम युग्म शुद्ध है। ए अल्पज्ञ का बहुक्त, बी संयुक्त का संधियुक्त, सी समस्त का अभ्यस्त और डी आज्ञ का अनभिज्ञ। तो बेटा यहाँ पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर इसका शुद्ध युग्म हो जाएगा ऑप्शन ए अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब अल्प मतलब कम, बहु का मतलब ज्यादा। जो कम जानता हो उसका विलोम बनेगा जो बहुत जानता हो। बाकी यहाँ पर ये तीनों गलत हो जाएंगे। संयुक्त का संधियुक्त नहीं होगा, समस्त का अभ्यस्त नहीं होगा और अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार नहीं है। ऑप्शन ए श्लेष, बी यमक, सी अतिशयोक्ति और डी अनुप्रास। तो मेरे बच्चों हमने आपको बताया था अलंकार मुख्यतः मूल रूप से अलंकारों के दो भेद होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थालंकार। जब शब्द अलंकार की बात करते हैं तो शब्द अलंकार के भी मूलतः तीन भेद होते हैं जिसे हम लोग जानते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अनुप्रास, यमक और श्लेष को छोड़ दीजिए तो जो बचा वो क्या हो गया? वो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। और अतिशयोक्ति अलंकार बेटा किसका हो जाएगा? लिख लीजिए, ये अर्थालंकार का भेद हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अर्थालंकार का भेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अब जरा विकल्प देखते हैं तो पहला लिखा है अभूतपूर्व, दूसरा लिखा है अभूतपर्व, तीसरा लिखा है अभूतपूर्व और चौथा लिखा है अभूतपूर्व। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो ना, तो ये तीनों जो है वर्तनी की अशुद्धियां हैं, क्योंकि ये पद ही अशुद्ध है तो ये आंसर नहीं होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि पांव का तत्सम रूप क्या होगा? पांव का तत्सम रूप क्या होगा? ए पाद, बी पादु, सी पैर और डी पद। तो यहां पर देखिए, यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए पाद। पाद को हम लोग पांव के रूप में भी जानते हैं। पाद को हम लोग पांव के रूप में भी जानते हैं, यानी पाद जो तत्सम पद है इसका तद्भव जो होगा वो पाव होगा। अगला प्रश्न देखो, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16 और 12 मात्राओं पे होती है? यानी प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं और 16 और 12 पर विराम यानी यति प्राप्त होती है। ऐसा छंद की आपसे यहाँ पर पूछा रहा है कि ऐसा छंद कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए हरिगीतिका, बी उल्लाला, सी सोरठा और डी रोला। तो बेटा यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर 16 और 12 28 की अगर चर्चा करें तो बेटा वो छंद होता है हरिगीतिका। कौन सा होता है? हरिगीतिका। बेटा एक तरीका मैंने बताया था, वो तरीका चार्ट के माध्यम से मैंने अपनी क्लास में, अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के छंद के चैप्टर को पढ़ सकते हैं। मैंने चार्ट के माध्यम से उसको पूरा वहां पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, यहां पे फिलहाल मैं बता दे रहा हूं कि यहां पर उल्लाला और सोरठा ये जो है बेटा अर्धसम के भेद हैं। किसके? अर्धसम के भेद हैं। जबकि हरिगीतिका और रोला ये बेटा किसके? हरिगीतिका और रोला ये दोनों सममात्रिक छंद के भेद हैं। किसके हैं? सममात्रिक छंद के भेद हैं। ठीक है, अब अगर
अगर चर्चा करें तो रोला में ध्यान रखिएगा, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं होती? 24 मात्राएं होती। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ए दोहावली, बी गीतावली, सी रामचरितमानस और डी यामा। तो छोटा सा सरल सा प्रश्न है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यामा। अब यामा है किसकी? तो देखिए आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात महादेवी वर्मा जी की एक कृति है। ठीक है, इस कृति के लिए ध्यान रखिएगा इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि महादेवी वर्मा जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा उनकी वो कृति थी यामा। इनकी काव्य रचनाओं का जो संकलन था, इन्होंने जितना भी काव्य में गीतों में जो अपनी रचनाएं की थी, उनके संकलन को किस रूप में? यामा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द होगा। ए बच्चापन, दी बचावन, सी बचावपन और डी बचपन। इनमें से एक ही शब्द आप लोगों ने सुना है और वही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बचपन। ठीक है, बच्चा में जब पन प्रत्यय जुड़ता है, बच्चा में जब पन प्रत्यय जुड़ता है तो बेटा वो क्या बनाता है? वो बचपन बनाता है। क्या बनाता है? बचपन बनाता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ए आग, बी बच्चा, सी खिड़की और डी फूल। तो देशज की अगर हम बात करें तो देशज इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी खिड़की। खिड़की शब्द जो है वो देशज की प्रकृति का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए इंसान धन आयत, ऑप्शन बी इंसान धन ईयत, ऑप्शन सी इंसानी धन अत और ऑप्शन डी इंसानी धन ईयत। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन डी बी सेकंड, इंसान धन ईयत बराबर हो जाएगा इंसानियत। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न हमारा लोकोक्ति और मुहावरे से है, जो कह रहा है भई गति सांप चचुंदर केरी। लोकोक्ति का अर्थ आपने परिभाषित करना है। ऑप्शन ए सांप और चचुंदर जैसा होना, ऑप्शन बी सांप का चचुंदर जैसा होना, ऑप्शन सी दुविधा में पड़ जाना और ऑप्शन डी चचुंदर का सांप हो जाना। तो बेटा ध्यान रखिए, भई गति सांप चचुंदर केरी का मतलब होता है, हमने आपको एक बार पूर्व में भी बताया, आज फिर बता दे रहा हूं कि लोकोक्ति और मुहावरे में जो शब्द दिए होते हैं वास्तविक अर्थ जो होता है वो उससे भिन्न होता है। यहां पर अगर सांप और चचुंदर दिया है तो यहां पर इन शब्दों का वास्तविक अर्थ से कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो जहां जहां सांप और चचुंदर आएगा उन विकल्पों को हम सीधे सीधे काट देंगे, यानी जो बचा होगा वही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी दुविधा में पड़ जाना। या कभी कभी आपको यहां पर लिखा मिल सकता है असमंजस की स्थिति, नोट कर लीजिएगा, दुविधा में पड़ना या असमंजस की स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं? भई गति सांप चचुंदर केरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 21वां, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानना है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी आज्ञावाचक वाक्य। इस प्रश्न को भी बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर देखो पढ़ो और पढ़ने के आधार पर जाओ तो कह रहा है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यानी ये एक प्रकार की आज्ञा है, आदेश है, आज्ञा है। कोई आपको आज्ञा दे रहा है कि ऐसा कर दो, क्या कर दो? कलम दे दो। किसको दे दो? छात्र को। कौन छात्र को? नीली कमीज वाले छात्र को। तो यहां पर आज्ञा दी गई। क्या दी गई? आज्ञा दी गई। तो बेटा एक बिल्कुल बिना किसी, देखो बिना किसी अगर डाउट के कोई बच्चा अर्थ पे जाएगा तो सीधा इसका आंसर डी लगाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा? इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्यों मार्क करो? जरा ध्यान से देखो, पहले वाक्य लिखा और फिर नीचे इसका आंसर दिया है, प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा है। प्रश्न में जब जाओगे तो दे देगा रचना के आधार पर। अब यहीं से आपका बेटा आंसर निकलेगा, क्योंकि अब अगर रचना के आधार पर चर्चा कर रहा है तो वो तुमसे पूछ रहा है कि क्या आपको वर्गीकरण मालूम है? वाक्य का वर्गीकरण बेटा दो प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। एक होता है रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, और दूसरा किससे करते हैं बेटा? दूसरा करते हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अब जरा बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। अब रचना एवं बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य आया तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा क्या होगा कि सर जी ये आज्ञावाचक किसका है? अब इसका ये कहते ये तो हमने सुना भी नहीं था, हम तो सरल संयुक्त में से सुने थे और ये आज्ञावाचक वाक्य भी सुने थे। तो हम कहेंगे हाँ बेटा सुने तो तुमने और भी होंगे, सुने तो तुमने विधानार्थक भी होंगे, निषेधार्थक भी होंगे, प्रश्नार्थक भी होंगे, इच्छार्थक भी होंगे, आज्ञार्थक भी होंगे, संकेतार्थक भी होंगे, संदेहार्थक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को भी सुना होगा बेटा, बिल्कुल। लेकिन अब यहां पर प्रश्न क्या है? प्रश्न देखिए कॉन्सेप्ट से कितना बढ़िया तरीके से। अब यहां आपको यह मालूम होना चाहिए कि भैया रचना और बनावट के आधार पर कितने प्रकार के और अर्थ के आधार पर कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा, रचना और बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और जब रचना और बनावट की बात करते हैं ना मेरे बच्चों, तो यहां पर क्या क्या आता है? तो वो आता है सरल वाक्य,
सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्रित, अथवा इसी को कहीं कहीं किसके नाम से जानते हैं, मिश्रित, अथवा इसको हम लोग संकर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, संकर वाक्य के नाम से। आज जरा देखो, अगर आपसे रचना के आधार पर पूछा है तो आपका आंसर ये तो बनेगा ही नहीं। आज्ञावाचक किसका नहीं, आज्ञावाचक किसका होता है, अर्थ के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, अर्थ के आधार पर होता है। ठीक है, आप किसी भी किताब से देखेंगे, कोई भी किताब अगर आपके पास एक टेक्स्ट बुक होगी, वाक्य रचना में जाएंगे तो आपको अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा वो 8 प्रकार के वाक्य कौन कौन से होते हैं। अब आपका आंसर यहां से नहीं है, वो पूछ रहा है यहां से, ये हट गया। अब अगर रचना के आधार पर पूछ रहा है तो बेटा ये वाक्य कैसा हो जाएगा, ये सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी योजक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। और अगर योजक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो संयुक्त और मिश्र वाक्य नहीं होंगे। ऑप्शन फर्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, अगला, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे। पत्र जब हम लोग लिखते हैं ना तो छोटे बच्चों को या हमारे प्रिय को, छोटे भाइयों को हम लोग संबोधित क्या करते हैं। तो ऑप्शन ए चिरंजीव, बी हितैषी, सी पूजनीय और डी परम पूज्य। तो अपने छोटों को हम लोग हमेशा आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद का भाव किसमें मिलता है, चिरंजीव के अर्थ में मिलता है, तो संबोधन भी ए चिरंजीव हो जाएगा। ठीक है, आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 23वां, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण में नहीं शामिल है। ऑप्शन ए निर्वैयक्तिक, बी नापा तुला, सी बाहर भीतरी बातें और डी अनौपचारिकता। तो बेटा जाहिर सी बात है, कार्यालय आदेश है, कार्यालय आदेश का मतलब है ऑफिशियल लेटर है, सरकारी पत्र है। और जो सरकारी पत्र है वो कैसा, फॉर्मल होता है, उसमें फॉर्मेलिटीज होती है, उसका कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वो क्या करता है, जिसका वो पालन करता है। और सदी हुई, ठीक है, बहुत लिमिटेड में अपने विचारों को व्यक्त न करते हुए ऐसे भाषा का प्रयोग, ऐसी शैली का प्रयोग हम लोग करते हैं जिसके माध्यम से हम जिस बात को कहना चाह रहे हैं वो बस सामने वाले तक पहुंच जाए। हमारे व्यक्तिगत विचार क्या है, इससे उस पत्र में या उन विचारों का उस पत्र में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं होता है। तो अगर हम यहां पर देखें तो अगर कार्यालय आदेश की बात करें तो उसमें जिन गुणों का उल्लेख नहीं होगा वो हो जाएगा बाहर भीतरी बातें। हमें सिर्फ एक बहुत ही प्रिस्क्राइब तरीके से, बहुत ही संतुलित और नपे तुले तरीके से शब्दों को बरतना होता है और शब्दों के प्रयोग के माध्यम से हम अपनी बात को रखते हैं। अपने व्यक्तिगत विचारों के उल्लेख उसमें नहीं करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किस प्रार्थना पत्र को लिखेंगे या किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। किसको जगह कर लीजिए के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे, किसे कर लीजिए, किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ऑप्शन ए आयकर अधिकारी, बी प्रशासन अधिकारी, सी संपादक अधिकारी और डी संपादन अधिकारी। तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयकर अधिकारी को, इनकम टैक्स ऑफिसर को आयकर से मुक्ति के लिए हम लोग पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए फर्स्ट। अगला प्रश्न हमारा, ट्रांसफर के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, किसका प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए अंतरण, बी रचनांतरण, ऑप्शन सी हस्तांतरण और डी स्थानांतरण। तो बेटा देखो अंतरण का मतलब क्या होता है, अंतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाना, उसको हम ट्रांसफर के नाम से बोलते हैं, बिल्कुल होता है। हस्तांतरण, ठीक है, हस्तांतरण का मतलब होता है वो भी ट्रांसफर के संदर्भ में आ जाता है। और स्थानांतरण तो आप सभी जानते हैं, जब आप सरकारी नौकरी पे जाएंगे ना बच्चा, तो सरकारी नौकरी में आपका जगह जगह पर ट्रांसफर होगा। खासतौर से पुलिस विभाग और एसएससी जीडी जो पुलिस की भर्ती है, यहाँ तो हर 3 साल में आपको एक जिले से दूसरे जिले सेवाएं देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, स्थानांतरण को भी ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। तो जो पारिभाषिक शब्द नहीं होगा वो होगा रचनांतरण, रचनांतरण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं होगा। कैपिटल का हिंदी अर्थ इसमें से कौन सा नहीं होगा। ए दीर्घाक्षर, बी राजधानी, सी स्तंभ, सी और डी सामर्थ। तो बेटा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सामर्थ। बाकी तीनों के लिए हम किसका, कैपिटल का प्रयोग करते हैं, किसका, कैपिटल का प्रयोग करते हैं। यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं बेटा, एक अर्थ में और बता देता हूं, कैपिटल का मतलब मुद्रा भी होता है। मुद्रा भी हम लोग मुद्रा को भी कैपिटल के रूप में करते हैं। इकोनॉमी में जब मुद्रा की बात करते हैं तो हम लोग कैपिटल के रूप में उसको लेते हैं। ठीक है, मुद्रा को कैपिटल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये 4 इसके पद हो गए, 3 यहाँ थे, 1 मैंने और लिख दिया। तो इसका सही आंसर जो होगा नहीं होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से आज का हमारा जो सत्र है आपके